भवति। पूर्णच गाणं वाचून ते जीवक मधुक यच्च जीवक मधुक मृद्विका घृत चक्षुष्याणि भवन्ति हरितकी आमलकी विविधकानि चक्षुष्याणि भवन्ति किन्तु तानि कषायरसत्वात् मांस मेदाश्रित क्लेदम अपहृत्य चक्षुष्याणि भवति। अब क्या बता रहे हैं, एक सेकंड। जो चक्षु के लिए हितम होते हैं वो क्या होते हैं, चक्षुष द्रव्य होते हैं ऐसे कह रहे हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे मांस रस का, ठीक है। बाद में बता रहे कि मधुर शीत स्निग्ध द्रव्य प्राय क्या होते हैं, चक्षुष्य होते हैं। तत्र रसादि धातु पोषकत्वात् ओज धातु वर्धकत्वात्, यानी कि रसादि धातु का पोषण हो जाने से, ओज धातु का वर्धक हो जाने से, प्रभाव से नेत्रेंद्रिय का क्या हो जाता है, सभी इंद्रियों का पोषण हो जाएगा तो नेत्रेंद्रिय का भी पोषण हो जाएगा और ये चक्षुष्य कार्य हो जाएगा। जैसे उन्होंने बताया जीवक और मधुक, मधुक डायरेक्टली अग्र द्रव्य में भी आया है कि चक्षुष्य बोला है चरक ने। तो आप मधुक को आप, इसलिए मैं सप्तामृत लोह को बता रहा था कि वो केश्य भी है और चक्षुष्य भी है। आपको मधुक का अगर आपको इसके अंदर देना है चक्षुष्य कार्य के लिए तो आप सप्तामृत लोह दे सकते हो। मृद्विका हो गई द्राक्षा, ठीक है, घृति भी हो गया, चक्षुष्य होते हैं। बाद में बता रहे हरितकी अमल की विपति की, वो भी चक्षुष्यानि भवन्ति किंतु तानि कषाय रसत्वात् मांस मेद आश्रित क्लेद अपरतत्वात् चक्षुष्यानि भवन्ति, यानी कि कषाय रस के कारण क्या करते हो, मांस मेद के आश्रित क्लेद को नाश करते हैं और चक्षुष्य कार्य करते हैं। और चक्षुष्य के बारे में बताता मैं, 1 मिनट, मेरे पास नोट्स होगी तो निकाल लेता हूँ मैं उसके। चक्षुष्य के ऊपर जैसे केश्य के ऊपर मैंने कंपाइलेशन किया था ना, तो शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि चक्षु के ऊपर भी किया होना चाहिए। किस धातु का मल होता है नेत्र के अंदर? नहीं, मज्जा मज्जा धातु का मल क्या क्या करता है वो कंट्रीब्यूट नेत्र के अंदर? शोधन। नेत्र के अंदर का जो मल होता है वो किस धातु का मल होता है? मेद। नहीं, इसका ही तो होता है, मज्जा का ही होता है। रेफरेंस कहाँ है ये? नेत्र का मल शारंगर ने भी बताया है। चरक ग्रहणी अध्याय निकाल लो, उधर बताए ना। हाँ बस पढ़ लो एक बार, वो भी श्लोक पढ़ लो कोई हो तो। तुमने निकाला कौन सा निकाला दीपिका तुमने? ग्रहणी। हाँ, ग्रहणी के अंदर वो पढ़ लो। किट्टम अन्नस्य वेण्मूत्र रस का कफ रस का कफ मल पता है? हाँ। मांसस्य खमल, मांस खमल है। मांस का खमल है। और आगे मल स्वेदस्तु मेदस। पढ़ो पूरा पढ़ो। स्यात् कित्तम केश लोम अस्नो मज्ज स्नेह अक्षिवित त्वचा। हाँ, अक्षी का स्नेह है। अक्षी का स्नेह क्या है? मज्जा का मल है। और एक इम्पोर्टेंट उसके साथ साथ ही क्या है? वीट का स्नेह। हाँ, वीट लिख लो वहां पर। अक्षी वीट स्नेह किस धातु का मल है? मज्जा का। फिर ड्राई आई सिंड्रोम में क्या देना चाहिए तुमको? मज्जा वर्धक मधुक जीवंती। हाँ, ड्राई सिंड्रोम में ऐसा मज्जा को, और मज्जा को बढ़ाने वाला, मज्जा का मल बढ़ाने वाला ऐसा कौन सा द्रव्य है? मज्जा का मल बना हरित की नहीं, मज्जा का मल बढ़ाना है अपने को। सबसे बड़ा तुमने अभी भूल गए, गुड़ को भूल गए तुम। रस अश्रु का मांस मज्जा कृमि वर्धनम ऐसा आया है। कहाँ आया है ये आया है 27-26 में चरक सूत्र। हाँ, 27 अन्नवान विधिया अध्याय में बताए हैं। गुड़ क्या करता है? मज्जा का वर्धन करता है, तो मल का भी वर्धन करेगा। इसलिए आंखों के अंदर का जो स्नेह होता है वो किस धातु का मल होता है? मज्जा का। अगर देखो कंजक्टिवाइटिस हो गया है कि नहीं, ऐसे तुमको लग रहा है कि नेत्र के अंदर से बहुत ज़्यादा स्त्राव निकल रहे हैं,
तो तुम्हारा डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? मज्जा वृद्धि हो गई है। तुम्हें मज्जा पाचक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए यहाँ पर? आणि सर कोमल म्हणजे मग वही माणसंच तो नहीं, खमल तो वो ख जहाँ पर है, ख वेगुण यानी कि जैसे नासा का मल हो गया। तर तिथे कान, नेत्र, नाक, मुख असं सगळं दिलेलं आहे. नेत्र का तो पता नहीं, अब देखो ना नेत्र का इधर ही तो दिया है। अक्षी का स्नेह मतलब क्या है? अक्षी क्या है फिर यहाँ पर? अक्षी से क्या जानोगे फिर, बताओ मुझे। हाँ, तो अक्षी का स्नेह बोला है और वहां पे कमल आया है, तो क्या जानने क्या कहना अक्षी क्या? का मल मांस का होता है क्या? वो तो पता नहीं अब। और अक्षी का स्नेह मज्जा का. हो सकता है। और अक्षय के अंदर यानी कि खमल को तो अपन एक करना, एक यानी कि इसका खवेगुण का स्थान हो गया, यानी कि जहाँ पर आकाश महाभूत है डोमिनेंट, नहीं क्या? नेत्र के अंदर कह सकते हैं अपन, पर मास का तो इतना कुछ पता नहीं चला। जो ये जो रेफरेंस नहीं क्या, ये शायद एक धातु पाचक नाम से एक आर्टिकल था आयुर्वेद के अपने बड़े पंडित का, उन्होंने लिखा था ये कि अगर नासा का मल की वृद्धि हो रही है ना तो तुम्हें मांस पाचक देना चाहिए। और अगर तुम्हें नेत्र का मल की वृद्धि हो रही है, यानी कि जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया, बहुत बार आंखें लाल हो जाती है, नहीं क्या, आंखों से ज़्यादा स्त्राव हो जाती है, इस नेत्र के जितने सारे रोग है कि नहीं, जिसमें चिपचिपाहट ज़्यादा रहती है कि नहीं, आंखें आ जाते हैं, वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गए, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गए, ऐसे सभी व्याधि में आपको क्या देना चाहिए? मज्जा पाचक। मज्जा पाचक के कंटेंट क्या है? मज्जा पाचक के कंटेंट कल ही तो बताए थे मज्जा पाचक के कंटेंट, अस्थि मज्जा पाचक। याद रख लो इसको, गुडुचि, आम्लक और मुस्ता, तीन ही तो कंटेंट है। गुडुचि, आम्लकी और मुस्ता। और क्यों डाले ये गुडुचि, आम्लक, मुस्ता? एक जो गुडुचि क्या करती है, अवकाश का निर्माण करने के लिए लगता है कि नहीं, तो अस्थि के अंदर, मज्जा के अंदर, अस्थि के अंदर वो मज्जा होता है कि नहीं, अवकाश के अंदर भरा हुआ, पूरन किया हुआ। और अमल की क्या करती है, वहाँ पर जाके रसायन कार्य करती है। इसलिए अवकाश, अस्थि के अंदर का अवकाश को बैलेंस करने के लिए क्या दिया है, वहाँ पर गुडुचि दी हुई है। और उसका रसायन कार्य करने के लिए आपको क्या दिया है, उधर अमल की दी हुई है। ऐसा गुडुचि, आम्लक, मुस्ता का बहुत ही अच्छा ये दिया है, अगर आपको ऐसा अंडरस्टैंड करना है तो। नहीं तो आप डायरेक्टली भी आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई साहब मज्जा का मल की वृद्धि हुई है नेत्र के अंदर, यानी कि नेत्र का स्नेह ही बढ़ेगा ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, मज्जा पाचक देना है। और ड्राई सिंड्रोम में यानी कि अक्षी का स्नेह जहाँ पर ख़त्म हो गया, वहाँ पर क्या करना है तुम्हें, ग्रोथ जैसी कल्पना, जो कि मज्जागामी तो है, कल्याण ग्रोथ वगैरह आप दे सकते हो। और एक वीट स्नेह भी आप मज्जा यहाँ पर ग्रोथ और ऐसा आप लगा सकते हो। इसलिए इसको हर एक चीज़ की शारीरिक क्रिया समझ लो कि नेत्र की शारीरिक क्रिया क्या है, नेत्र का मल क्या है, नेत्र बना किससे है, नहीं क्या, ये पूरा समझ लोगे एक बार। शारीरिक क्रिया आयुर्वेद के तौर तरीके से शारीरिक क्रिया समझ लोगे तो बहुत ही ईजीली चिकित्सा जाती है। और बताओ नेत्र के बारे में कुछ बता पाओगे तो? गोस्तनाकार किसके लिए हा क्वेश्चन है नेत्रावर? क्या क्या? नेत्राची आकृति, नेत्र की आकृति कैसी है, तो गोस्तनाकार है ना, वो क्वेश्चन है। हाँ वो तो है, पर उससे फिर चिकित्सा के अंदर कोई डिफरेंस आता है क्या? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसे जैसे अपन ने ये बोला कि नहीं, अक्षिविट स्नेह आपको पता होना चाहिए कि वो मज्जा का है, तो चिकित्सा में डिफरेंस आ गया कि नहीं, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ मैं, जैसे शारीरिक क्रिया हो गई कि नहीं। ऐसे और एक बताया कि नेत्र के अंदर वो लिख ही लो तुम, नेत्र के अंदर नेत्र की शारीरिक क्रिया लिख लो सबके सब लोग। चक्षु, चक्षु क्या है, चक्षु एक इंद्रिय है, उसको लिख लो। फिर क्या है, नेत्र जो है उसका अधिष्ठान है। अब नेत्र जो अधिष्ठान है तो उसके अंदर एक इसकी धातु सारता के हिसाब से क्या क्या दिया है, एक मज्जा, मज्जा सार में क्या दिया हुआ है,
महानेत्र दिया है। रस सार में कुछ दिया है क्या, ऐसे प्रसन्न नेत्र, अच्छे नेत्र, ऐसा कुछ दिया है क्या? देखो पर एक बार रस रक्त सार में नेत्र के बारे में कुछ दिया है क्या? तो मुझे वो मिल नहीं रहा, उसको देख लो। देख ले एक बार, धातु सारता पूरी ही एक बार थोड़े से एनालाइज कर लो और उसके अंदर देखो शुक्र सार के अंदर क्या दिया हुआ है। शिरस से पूर्ण लोचना ऐसा बोला है, यानी कि दूध से भरे हुए, दूध के जैसे भरे हुए ऐसे आँख लगती है, यानी कि आंखें दिख जाती है, ऐसे एकदम प्रसन्न दिख जाती है। इसलिए आपको शुक्र धातु भी वृद्धि करनी चाहिए जो कि आंखों के अंदर दिखती है। या आप आंखों का स्टेटस दिखे, आंखों को देख के भी आप शुक्र का स्टेटस बता सकते हो किसी पेशेंट का, ऐसे भी आप कर सकते हो। एक अक्षी का स्नेह लिख लो, जितने रेफरेंस याद आते हैं ना शारीरिक क्रिया के संबंधित में, वो लिखा करो। मेद में दिया है। हाँ, नेत्र विशेष स्नेहो मेद साराणाम। विशेष कहाँ पर स्नेह? मेद में दिया है वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरुषेषु विशेष स्नेहो मेद साराणाम। हाँ, नेत्र विशेष स्नेह में होते हैं मेद के, यानी कि नेत्र के अंदर भी स्नेह का वो बता रहा है, मेद का कंट्रीब्यूशन होता है वहां पर। चलो, और तो कुछ नहीं है धातु सारता में। देखो मध्य शय में भी दिया हुआ है उन्हें कि तिमिर दर्शन, मेद शय का वो लक्षण लिख लो कि मेद शय में अक्षी का आयास, यानी कि आंखें उसकी जल्दी छक जाती है, बहुत दिन ज़्यादा स्क्रीन देख ली, धूप में चला गया तो ऐसे जल्दी ही उसका ये हो जाता है, आंखें थक जाती है उसकी, नींद आने लग जाती है डायरेक्टली। ऐसे भी आप धातु सारता समझ सकते हो पेशेंट को अगर आप पहचानोगे तो। और नेत्र का परीक्षण भी करने के लिए शारंगधर ने बोला है अष्टविध, इसमें अष्टविध परीक्षा में नेत्र परीक्षण के अंदर बोला है। क्यों बोला है नेत्र परीक्षण के अंदर, तुम क्या क्या जान सकते हो नेत्र को देखकर? देख के हम वो एनीमिया की कंडीशन पांडु को आप समझ सकते हो सिर्फ आंखें देखकर हो गए, ठीक है। वैवर्णता कामला भी आप डायग्नोस कर सकते हो सिर्फ आंखें देखकर। दोषों की वृद्धि भी आप देख सकते हो, ऐसे पीलापन वगैरह कुछ आ रहा है तो आप सोच सकते हो। वैसे आशीर्वेद धारण के अंदर भी बोला है कि अक्षी के विकार हो जाते हैं। और रक्तसार में दिया है बस कि अक्षी रक्त स्निग्ध रक्त वर्ण के होंगे। हाँ, अक्षी कैसे रक्त वर्ण के होंगे ना। ठीक है। दक्षिण का वायु चक्षुष्य होता है, वो भी लिख लो। दक्षिण जिसे जो वायु होता है कि नहीं आने वाला, ये शायद सुश्रुत जी का रेफरेंस है ऐसा लग रहा है मुझे। चक्षुष्य बोला है उस चीज को। और बताओ पीजी वाले बच्चों, चक्षुष्य कहाँ कहाँ दिया है? स्वस्थ वृत्ति के अंदर बहुत बार दिया है, उसका कंपाइलेशन रखा करो। ये चक्षुष्य चक्षुष्य नस्य से दृष्टि का प्रसादन हो जाता है, वो भी लिख लो। यानी दृष्टि का प्रसादन करना है तुमको क्या करना चाहिए? नस्य करना चाहिए। किसी को वो पता है क्या नेत्र के अंदर कितनी अंडरा होती है, कितनी कंडरा, सिरा, स्नायु है क्या उसका कुछ? देखो एक बार मिल जाता है तो। सुश्रुत की क्या है, शायद उधर होगा उसका तो कुछ ऐसे चिकित्सा के अंदर तो कुछ आएगा नहीं, पर होना चाहिए। और कुछ तो नहीं भूल रहे इसके अंदर? शुक्र सार में है डॉक्टर। शुक्र सार में तो वो बताओ क्या बताया? क्षीरपूर्ण लोचना। हाँ वो तो लिख दिया ना, क्षीरपूर्ण लोचना। और बताओ एक और वो ये भी लिख लो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, विरुद्धाहार से क्या आ जाती है? अंधता आ जाती है।
हम्म, और उसमें वो नहीं अड़ा क्या, वो कॉमन पॉइंट्स नहीं मिले क्या इनको पीजी वालों को? वो ग्लोबल में ही दिए हुए है शालाक्य में। देखो ग्लोबल के शालाक्य में चक्षुष्य कुछ है क्या? तो चलो जाने दो, मैं फास्टली तुम एक नोट्स बना लो। चक्षु की मैं द्रव्य बता देता हूँ और कौन कौन से, तो बहुत सारे द्रव्य हैं पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। जहाँ पर चक्षु ये शब्द आया हुआ है वो आप रोग के हिसाब से, उसके रसवीर्य विभाग के हिसाब से आप चेंज कर लेना। एक हरित की चक्षुष्य बताई है, विविध की बताई है, विविध की वृक्ष है और नेत्र हितम बोली है, यानी कि नेत्र के ऊपर कार्य करने वाली है। जहाँ पर कप की संप्राप्ति वहाँ पर आप विविध की दे सकते हो। त्रिफला को भी चक्षुष्य बोला गया है, यानी कि आप उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी में दे सकते हो आप त्रिफला को। शायद ऐसा भी है ना कि रात्रि के अंदर अगर आप त्रिफला करते हो, त्रिफला का सेवन करते हो निशी, तो नेत्र को बल प्राप्त होता है, ऐसा भी रेफरेंस है। हाँ, कहाँ का रेफरेंस है पता है कुछ? अष्टांग का रेफरेंस है ऐसा लग रहा है निशी। और बहुत सारे केसेस भी इसके हैं कि आप त्रिफला दे देते हो ना। तो शायद एक वैद्य नाना जोशी की केस थी, तो शायद रेटिनल हिमोरेज के थे शायद केसेस, रेटाना के अंदर हिमोरेज के केसेस के अंदर उन्होंने रात्रि सिर्फ 3 दिन तक ये दिया था, त्रिफला दिया था हाई डोज के अंदर, तो पेशेंट का वो रेटिनल हिमोरेज कम हो गया जैसे बता रहे हैं। अजमोदा बताया है नेत्र आमय कृमि के, नेत्र आमय और कृमि, ऐसे कृमि की भी हो जाती है कि नहीं, उधर संप्राप्ति हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप अजमोदा का उपयोग कर सकते हो। जीरक को भी चक्षुष्य बोला है, जो अपन जीरे खाते हैं उसको भी चक्षुष्य बोला है। शतपुष्पा को भी अक्षी रोगरत, शतपुष्पा वात कपज है तो अक्षी के रोग को जीतने वाली इसे बताई गई है। समुद्र फेन नाम से एक ड्रग मिल जाता है, शायद किसी फिश का बोन है वो जब फिश एक्सपायर हो जाती है तो उसका जो बोन है पूरे इधर नदी के ऊपर तैरता है, वो उसका आप समुद्र फेन का कर सकते हो चक्षुष्य करके। कैल्शियम कार्बोनेट का था, क्यों करना है पता नहीं, पर यहाँ पर पता है कि वो कफनाशक होता है, विषग्न भी है, पित्तग्न भी है, कषाय रसात्मक होता है, शीतल होता है। चक्षु का लेखन करने के लिए आप चक्षुष्य ऐसा समुद्र फेन बताए गए हैं। ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते पर अपन कर सकते हैं, गुलाब जल के साथ में आप कर सकते हो। नेत्र रोग में अंजन करने के लिए बोला है, अंजन करने के लिए बोला है। नेत्र शुक्त अर्म के अंदर भी आप कर सकते हो, वर्तमत दाह के अंदर भी आप गुलाब जल के साथ कर सकते हो। यष्टि मधु तो चक्षुष्या बोले ही है, जो कि बल वर्णकृत है, शुक्र का वर्धन करते चक्षुष्य कार्य करेगी। मंजिष्ठा बोली गई है, नेत्र के अंदर के कुष्ठ और रक्तज रोग हो, विसर्प रोग हो, तो वहाँ पर भी आप मंजिष्ठा का उपयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं अपन बोलते हैं ना नेत्र रोग के अंदर क्या दिया है, नेत्र के अंदर क्या ही दिया हुआ है। अगर आप ड्रग्स निकालोगे तो कम से कम 70-80 तो ड्रग निकल ही जाएंगे चक्षु के ऊपर, तो अपन पढ़ते ही नहीं है, तो अपने को पता ही नहीं चलता कि चक्षु के ऊपर क्या ही काम करेंगे वो। तो बहुत सारे काम करने लायक है, ऐसा सोच के ही मैंने किया था उसका कंपाइलेशन। एक आरो हरिद्रा भी बताई है कि नेत्र रोग के अंदर आप दे सकते हो, वात कवच संप्राप्ति के अंदर ही। रसांजन भी दिया है, रसांजन तो इम्पोर्टेंट बताया, नेत्रयो परम हितम, रसांजन नेत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ बताए हैं, जो कि श्लेष्म विष नेत्र विकारणोद ऐसे बोलाए गए हैं। आगे लोद्र भी बताया है कि सब कंजक्टाइवल हिमोरेज में आप दे सकते हो, क्योंकि जो लोद्र है ना वो रक्तपित्त हर भी है और चक्षुष्य भी है, तो आप उसको सब कंजक्टाइवल हिमोरेज के अंदर आप दे सकते हो, ऐसे मेरे विचार था तो लिखा है मैंने। लहसुन को भी नेत्र रसायन बोला है, लहसुन आप खा लेते हो तो आपका नेत्र रसायन होता है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है, ये लहसुन तो रसायन बताई गई है। में भी भ्राजिक पित्त का स्थान है ना एक, ये अपन भूल गए, कौन से स्वामी आलोचक पित्त का स्थान है ना नेत्र, आलोचक पित्त, हाँ वो लिखो यहाँ पर। और कब का है क्या कुछ स्थान? कब का स्थान एक बार देख लो 5 प्रकार के कप में।
बाद में सेंदव भी बोला है, सेंदव लवण रसात्मक होकर भी नेत्र बोला है, त्रिदोष रथ बोला है। कर्पूर को भी चक्षुष्य बोला है, लेखन करने के लिए आप यूज कर सकते हो। लता कस्तूरी, हिबिस्कस एल्बो एबल मोचस ऐसे बोले हैं, उसको भी चक्षुष्य बोला है। चंदन को भी बोला है, रक्त चंदन भी बोला है चक्षुष्य। लिख लो फास्ट फास्ट, बता देता हूँ। अग्रो वात कप संप्राप्ति वहाँ पर देना है। सरल देना है। अक्षिरोग रक्षोहर भी बोला है ऐसे। तगर को भी अक्षिरोगरद बोला है। गूगल को नहीं बताया है, वो स्वर का बताया है रसायन करके। एक सरल, हाँ ठीक है। लवंग को भी नेत्र हित के लिए बोला है। सूक्ष्म एला नहीं, सूक्ष्म एला रहने दो, वो शीर के ऊपर ज्यादा जाती है ऐसे बता रहे हैं। नलिका नाम से एक द्रव्य बताए गए हैं, उधर भी चक्षुष बताया है उसको भी रहने दो, ज्यादा यूज नहीं करते उसको। प्रपोंड्रिक को हेडिचम फ्लैबेसेंस ऐसा नाम से एक द्रव्य है, वो भी चक्षुष्य मिल जाता है। वो एक चक्षुष्या नाम से भी एक द्रव्य आती है जो कि नेत्राभिसंधा शांत कर जाती है। कैसिया एबस्कस नाम से एक द्रव्य है। जीवंती को भी चक्षुष्य बोला है। लेप्टिडेनिया रेटिकुलाटा नाम से ऐसे बोला है। मुदक पर्णी को भी चक्षुष्य बोला है। निम्ब पत्र को भी, यानी कि निम्ब के पत्र को भी नेत्र बोला है, ये लिख लो जो प्रैक्टिकली यूज आते हैं। एक परिभद्र नाम से एक द्रव्य है, निम्ब का ही एक छोटा जो निम्ब आता है परिभद्र नाम से, मंदार, उसको परिजातक बोलते हैं। वो इधर चक्षुष तो नहीं, कर्ण व्याधि का नाश करता है। और ये मधुशिग्रो को भी चक्षुष्य बोला है। अपन जो शिग्रो खाते हैं उसको मराठी में शेवगा बोलते हैं, तो वो भी चक्षुष्य बोला है। एक सिंधुक नीली पुष्पी नाम से निर्गुंडी जो है, निर्गुंड को भी ये बोला है। केश्यो और नेत्रहितो, केश के लिए और नेत्र के लिए दोनों के लिए हितकारी बोला है ऐसे। गुंजा को भी केश्य और नेत्र आमय हर ऐसे बोला है। गुंद्र नाम से गुंद्रामूल तृण पंचमूल का एक ऐसे ही है, उसके अंदर भी चक्षुष्य बोला है। वाराही कंद, उसको भी आप यूज कर सकते हो। एक ये होगा। शतावरी भी नेत्र का रसायन बताई गई है। वृद्ध दारू, वो भी शुक्रवर्धन करती है। मेधा अग्नि स्वर कांतिकर ऐसे बोले हैं, और नेत्र का भी रसायन बताई गई है उसको। अस्थि संहार, जो अस्थि श्रृंखला जो मिल जाती है वो भी अस्थि का रोगजीत, यानी कि सिर्फ अस्थि के ऊपर ही नहीं काम करने वाली, तो वो अक्षी के रोग भी हरने वाली है। कुमारी, ये इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, कभी कभी पीजी में पूछ लेते हैं। कुमारी भेदन करती है, पर नेत्र की रसायनी बोली है, नेत्रा रसायनी क्यों बोली है पता नहीं, पर कुमारी भेदनी शीता तिक्ता नेत्र रसायनी ऐसा भाव प्रकाश का है। ग्रंथि अग्निदग्ध विस्फोट पित्त रक्तत्व आमयाना, यानी कि अगर नेत्र के अंदर ऐसे ग्रंथि सी लग रही है आपको, अर्म जैसे लग रहे हैं, अग्निदग्ध हो गए, विस्फोट हो गए, ऐसे रक्त पित्त अगर व्याधि लग रही है नेत्र के अंदर, तो आप कुमारी का भी उपयोग बढ़िया तरह से कर सकते हो। भृंगराज को भी बोला है कि नेत्र की अर्ति, नेत्र के अंदर अगर शूल हो रहा है तो उसके अंदर आप भृंगराज को कर सकते हैं। कुछ ऐसे ग्लोकोमा के केसेस होते हैं जिनके अपन मॉडर्न मेडिकेशंस नहीं दे सकते, वो उनको कुछ
साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे इसके आप ऐसे द्रव्य का आप उपयोग कर सकते हो आयुर्वेद के अंदर। विद्यकर्म हो गया, भृंगाराध्य से द्रव्य हो गए, बताए गए हैं वहाँ पर। एक काकमाची को भी कटु होकर वो नेत्र हितकारी से बोले गए हैं। मेष श्रृंगी, ये इंपॉर्टेंट है कि अक्षी शूलनोत, अगर आप अक्षी ये भी वर्ड ढूंढ लोगे ना तो बहुत सारे द्रव्य गुण के अंदर ही वो बता देंगे कि ये जो है ये नेत्र के पूरे रोग कर रही है, कुछ शूल के ऊपर काम कर रही है कि नहीं, कुछ वात पित्तच के कंडीशन के अंदर काम कर रही है ऐसे। तो मेष श्रृंगी यहाँ पर अक्षी शूलनोत बताए गए हैं। जल पिप्पली, जल के अंदर जो पिप्पली आती है, शकुलादिनी मत्स्यादिनी मत्स्यगंधा लांगलित्यपि कीर्तिता। जल पिपली क्या पता लांगली बोल रहे हैं या किसी और बोल रहे हैं, पर उसको चक्षुषा बोला गया है। जल पिपली नाम से याद रख लेना, पिपली ही होगी, पिपली का ही कुछ प्रकार होगा जो जल में आते हैं शायद पिपली, मुझे भी पता नहीं, पर चक्षुषा बोले, चक्षुषा शुक्रला भी बोला है, इसलिए मैं पिपली ही बोल रहा हूँ। लांगली इधर शुक्र के ऊपर काम नहीं करती, वार्तव के ऊपर उधर काम करती है। बाकी तो सभी द्रव्य अननोन ही है। ऐसे आपको एक दिशा दिखा दी कि आप ऐसा आयुर्वेद का, ऐसे अपन बोलते हैं ना कि चक्षु के अंदर आप ड्रग ऑफ चॉइस कैसे ही दे दोगे, तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। पहले तो शारीरिक क्रिया समझ लो आप कि चक्षु बनता किससे, कोई भी अवयव किस चीज़ से बनता है वो आप समझ लो, तो आपका बहुत सारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और बताओ किसी का कुछ विचार है क्या चक्षु के अंदर? मूंग की दाल को भी उन्होंने दुष्टि प्रसादन बोला है। निद्रा करो, निद्रा का वेग अवरोध भी कर लोगे तब भी अक्षी के रोग हो जाएंगे। अश्रु वेग रोग में नेत्र रोग ऐसे बोले गए हैं। कभी कभी पीजी के अंदर ये भी पूछ लेते कि ये अक्षी रोग कहाँ पर है और नेत्र रोग कहाँ पर है, कभी कभी कॉमन ही पूछ लेंगे नेत्र और अक्षी को पूछकर। शुदा का वेग अवरोध करोगे तो दृष्टि के अंदर दौर्बल्य आ जाएगा, ऐसा भी एक रेफरेंस बताया गया उन्होंने। चलो ठीक है, आज के लिए बस चक्षु के ऊपर ही अपन ये करेंगे, स्टॉप करेंगे। और भी कुछ रहा तो बता देना चक्षु के बारे में, बस शारीरिक क्रिया समझ लेना। जय गुरु डॉक्टर। बोलो बोलो डॉक्टर, ये जो कंसेप्ट बताई जाती है कि पादाभ्यंग करने से या फिर पैर को तेल मालिश करने से चक्षु का आरोग्य बढ़ते या उसकी दृष्टि बढ़ती, तो वो कैसे होता है काम? अरे वो भी बताए गए हैं पादाभ्यंग, वो तो भूल ही गए थे। उसका था यार कुछ तो रीजन था उसका, सोच